डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 5। माया बिना किसी भाव के आरशी के साथ चल रही थी। अभिमान जी माया के बराबर में चल रहे थे और उनके पीछे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने 4 बॉडीगार्ड हाथों में गन पकड़े चल रहे थे। इस वक्त वे सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। वे सब पार्किंग एरिया में आए तभी माया की नज़रें एक साथ खड़ी 4 कारों पर पड़ी। पीछे की 2 कार के पास बॉडीगार्ड बिना किसी भाव के खड़े थे। वे सब उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। आरशी माया को अपने साथ सेकंड नंबर की कार के पास ले आई। एक गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया और उसके बाद आरशी और माया बैक सीट पर बैठ गई। अभिमान जी भी आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गए। उन सब के बैठते ही उनकी कारों का काफिला एक साथ लंदन की सड़कों पर चलने लगा। माया बिना किसी भाव के बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। आरशी की नज़रें कभी विंडो से बाहर जा रही थी तो कभी माया को देख रही थी। अभिमान जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वे कभी माया को देखते तो कभी सामने। माया को उन दोनों की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, पर उसने कहा कुछ भी नहीं। वो अभी भी वैसे ही बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह आकर रुक गई। माया ने बाहर देखा। बाहर एक बड़ा सा मेंशन था जिसके बाहर भी बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। माया की नज़रें मेंशन के बाहर वॉल पर लगे एक छोटे से बोर्ड जो ब्लैक स्टोन का था उस पर ठहरी हुई थी, जिस पर कसिव हैंडराइटिंग के सुंदर वर्ड्स में खुराना मेंशन लिखा हुआ था। चलो बेटा, हम पहुंच गए हैं। आरशी ने माया को वही बैग देख उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा। ये सुनते ही माया ने तुरंत आरशी की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरशी हल्का सा मुस्कुराए और फिर कार से बाहर आ गई। अब तक माया भी कार से बाहर आ चुकी थी। अभिमान जी और आरशी माया को लेकर मेंशन में एंटर करते हैं। माया की नज़रें पूरे मेंशन को देख रही थी। मेंशन के एक तरफ बहुत बड़ा गार्डन था जिसके बीच में वाटर फाउंटेन लगा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे फ्लावर के पेड़ थे जिनमें कुछ के फूल निकले हुए थे जो फाउंटेन की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। फाउंटेन से बहता पानी झरने जैसा लग रहा था। गार्डन के बीच में सड़क बनी हुई थी जो मेंशन के मेन एंट्रेंस तक जाने के लिए थी। एक साइड बहुत सारी कार खड़ी थी जो कि पार्किंग एरिया था, वहीं एक बड़ा सा कार खड़ी करने के लिए गराज था। मेंशन का आधे से ज्यादा भाग ग्लास का बना हुआ था जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे थे। माया चारों तरफ देखते हुए मेंशन के मेन डोर तक आ गई। एक गार्ड ने डोर ओपन किया और उसके बाद वे तीनों मेंशन के लिविंग हॉल में आ गए। लिविंग हॉल में एक्सपेंसिव सोफे रखे थे। ऊपर बीच में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था जो उसकी खूबसूरती की शोभा को बढ़ा रहा था। उस झूमर में डायमंड लगे हुए थे जो दूर से देखने पर भी सूरज की तरह चमक रहे थे। दूसरी तरफ एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल और उसके लेफ्ट साइड ऊपर जाने के लिए स्टेयर लगी हुई थी। डाइनिंग एरिया के राइट साइड ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। जिसे जो पसंद था वो उसके अकॉर्डिंग आ जा सकता था। ये मेंशन 4th फ्लोर था। 4th फ्लोर खाली पड़ा था, वहाँ कोई नहीं रहता था। रहने के लिए 3 ही फ्लोर काम में लिए जाते थे। अभिमान, आरशी और माया लिविंग हॉल में आकर खड़े हुए ही थे। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। अरे माया बेटा, तुम आ गई। मुझे तो लगा इस बार हमें तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा। हम तो बस हॉस्पिटल तुमसे मिलने के लिए आने ही वाले थे, पर देखो हमसे पहले तो तुम यहाँ आ गई। वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हर बार की तरह इस बार भी तुम बच ही गई। हमें तो लगता है तुम सिर्फ मरने का ड्रामा करती हो और हम सबका टाइम वेस्ट, वरना इतनी बार मरने की कोशिश करने के बाद भी इंसान मरे नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ये सुनते ही माया ने सर उठा सामने देखा। स्टेयर पर एक औरत जिसने महंगी साड़ी पहनी थी और मुंह पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। वो मजाक उड़ाने वाली स्माइल अपने होंठों पर सजाए माया को ही देख रही थी। आरशी और अभिमान भी उस औरत को देख रहे थे। आरशी धीरे से बोली, सुमित्रा दीदी। इतना बोल वो चुप हो गई क्योंकि सामने खड़ी औरत जिसका नाम सुमित्रा था वो गुस्से से आरशी को देख रही थी। सुमित्रा की नज़रों को देखते ही आरशी ने अपना सर झुका लिया। ये देखते ही सुमित्रा के होंठों पर विनिक स्माइल आ गई। सुमित्रा इस घर की हेड थी। सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। सुमित्रा के पति मिस्टर वीरेन खुराना जो इस घर के बड़े बेटे थे। बड़ा बेटा होने की वजह से खुराना फैमिली का हेड उन्हें ही बनाया गया था। माया ने तिरछी नज़रों से आरशी को देखा और उसका सर झुका देख उसके माथे पर बल पड़ गया।
उसे आरशी का सर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया ये वो भी नहीं जानती थी। माया ने कुछ पल आरशी को देखा और फिर सुमित्रा की तरफ देख बिना किसी भाव के बोली, बड़ी माँ, मुझे जिंदा देखकर आपकी आत्मा खुश नहीं हुई शायद। मेरे मरने से ज्यादा आपको मुझे जिंदा देखकर ज्यादा दुख हुआ है, एंड अगर मैं मरने का ड्रामा करती भी हूँ तो उससे आपको क्या। ये मेरी लाइफ है, मेरा जो मन करेगा मैं वो कर सकती हूँ। आप अपना कीमती टाइम मुझ पर क्यों वेस्ट कर रही है। आपको जब पता है मैं ड्रामा कर रही हूँ तो क्या आप भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए मुझसे मिलने हॉस्पिटल आने वाली थी। इतना बोल वो चुप हो गई और अजीब तरह मुस्कुराते हुए सुमित्रा को देखने लगी। एपिसोड 6। आप अपना कीमती टाइम मुझ पर क्यों वेस्ट कर रही है। आपको जब पता है मैं ड्रामा कर रही हूँ तो क्या आप भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए मुझसे मिलने हॉस्पिटल आने वाली थी। इतना बोल वो चुप हो गई और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सुमित्रा को देखने लगी। सुमित्रा, जिसने माया को बिना देखे उसे टोंट मारा था, वो उसे देखते ही पूरी तरह हैरान रह गई थी। हॉस्पिटल जाने से पहले माया कुछ और थी और अब कुछ और ही होकर आई है। सुमित्रा उसका चेहरा देख हैरान थी, तभी उसे दूसरा झटका उसकी बात सुनकर लगा। माया का जवाब सुनकर सुमित्रा ही नहीं, अभिमान और आरशी भी पूरी तरह हैरान रह गए थे। आरशी जो सर झुकाकर खड़ी थी, माया की बात सुनकर उसने एकदम से सर उठा उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। ये तुम मॉम से कैसे बात कर रही हो माया? माइंड तो तुम्हारे पास पहले से था नहीं और अब बात की करने की तमीज भी भूल गई हो। लगता है हॉस्पिटल जाने के बाद तुम्हारे दिमाग की प्लेट अपनी जगह से हिल चुकी है, तभी तो इस घर की हेड और मेरी मॉम से ऐसे बात कर रही हो। ये आवाज सुनते ही सबने एकदम से पीछे मैन डोर की तरफ देखा, जहां एक खूबसूरत सी लड़की अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी गुस्से से माया को देख रही थी। माया का फेस अभी भी सामने की तरफ था। उसने पीछे पलटने या उस लड़की की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई थी। उस लड़की को माया की पीठ दिखाई दे रही थी। माया को कुछ नहीं बोलता देख उस लड़की का फेस, जो पहले ही गुस्से से फूला हुआ था और अब गुस्से से टमटमाने लगा। उसके हाथ में 2 बैग थे, शायद वो शॉपिंग करके आई थी। उसने शॉर्ट ब्लू ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी और मुंह पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अभी पार्लर से आई है। वो लड़की सुमित्रा की बेटी दिया खुराना थी। सुमित्रा के 2 बच्चे थे, दीपक बड़ा बेटा और दिया उससे 2 साल छोटी थी। दिया और दीपक दोनों ही घमंडी एंड खुद को सबसे ऊपर समझने वाले इंसान थे। उन्हें खुद के आगे कोई दिखाई ही नहीं देता था। सुमित्रा और वीरेन के बेटे बेटी होने के कारण उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। ये जो मन करता था वही करते थे। दिया की 2 दिन बाद एंगेजमेंट थी अंगद मेहरा के साथ। उसी की शॉपिंग करके के लिए वो बाहर गई थी। अंगद मेहरा जाने माने बिजनेसमैन का नाम था, जिसके चर्चे पूरे लंदन में होते थे। अंगद का खुद का बिजनेस था और उसके डैड अंशुमन मेहरा, जो अपने टाइम के मशहूर बिजनेसमैन रह चुके थे। मेहरा फैमिली लंदन की रिच फैमिली में से एक थी। माया अंगद से प्यार करती थी और जब उसने दिया के साथ उसकी एंगेजमेंट की बात सुनी तो वो पूरी तरह टूट गई। उसने उसी की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो पहले भी 2 बार अंगद की वजह से ही सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। माया ने अंगद के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया था। अंगद को जो पसंद था वो वही करती थी। उसी के पसंद के कपड़े पहनना और उसी के पसंद के अकॉर्डिंग रहना, सब कुछ वो उसी का पसंद का करती थी। पर अंगद माया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। माया का बार बार उससे चिपकाना उसे इरिटेट करता था और यही वजह थी जो वो उससे धीरे धीरे नफरत करने लगा था। अंगद के दिल में माया के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था और आज जो माया की हालत थी उसका जिम्मेदार भी सिर्फ वही था। माया के बालों को ग्रीन कलर में रंगना, उसके मुंह पर बहुत सारा मेकअप करना, उसके अतरंगी कपड़े, सब कुछ अंगद ने ही किया था। अंगद ने माया को एक तरह से जोकर बना दिया था, जिसे कोई भी देखता तो हंसे बिना नहीं रह सकता था और इन सब में अंगद का साथ दिया ने दिया था। सुमित्रा, वीरेन, दिया और दीपक, इन चारों को ही माया बिल्कुल पसंद नहीं थी। या यूँ कह सकते हैं माया उन चारों को फूटी आंख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। दिया ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े बैग को वही फ्लोर पर पटक दिया और गुस्से से माया के पास आते हुए बोली, यूँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। माइंड तो तुम्हारे पास पहले से ही नहीं था, अब कान भी बेच आए हो क्या? बोलते हुए वो माया के सामने आकर खड़ी हो गई। माया का चेहरा देखते ही दिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से बोली, कौन हो तुम? तुम माया तो नहीं हो? बोलते हुए उसके फेस पर जलन, नफरत, हैरानी सारे मिक्स एक्सप्रेशन उभर आए थे। ये सुनते ही माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई।
उसने धीरे से अपनी नेक को लेफ्ट राइट साइड घुमाया और सर टेढ़ा कर ऊपर से नीचे तक दिया को देखने लगी। उसकी नजरें दिया को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। माया ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। सुमित्रा अभी भी स्टेयर पर खड़ी माया को देख रही थी। उसकी पकड़ रेलिंग पर कसती जा रही थी। गुस्से से उसके जबड़े कस चुके थे। इधर अभिमान और आरशी हैरानी और घबराहट से कभी माया को देख रहे थे तो कभी दिया को। तभी दिया जोर से चिल्लाते हुए बोली, यू बीच कुछ पूछा है मैंने, कौन हो तुम? अभी उसने इतना ही बोला था तभी पूरे हॉल में एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल दिया फ्लो पर अपना एक हाथ गाल पर रखे पड़ी थी। एपिसोड 7। तभी दिया जोर से चिल्लाते हुए बोली, यू बीच कुछ पूछा है मैंने, कौन हो तुम? अभी उसने इतना ही बोला था तभी पूरे हॉल में एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल दिया फ्लो पर अपना एक हाथ गाल पर रखे पड़ी थी। उसका फेस एक तरफ झुका हुआ था और उसकी नजरें एक टक फ्लो को घूर रही थी। थप्पड़ इतनी जोर का लगा था कि 1 मिनट के लिए दिया का दिमाग सुन रह चुका था। उसे ये समझने में वक्त लगा कि उसके साथ अभी अभी हुआ तो क्या हुआ। उसके गालों पर माया की 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे। इधर सुमित्रा हैरानी और गुस्से से माया को देख रही थी। वो जल्दी से स्टेयर उतरते हुए दिया के पास आए और उसे कंधों से पकड़ उठाते हुए चिंता भरी आवाज में बोली, दिया बेटा उठो। तुम्हें कहीं चोट आए है तो क्या हम डॉक्टर को कॉल करके बुलाए? बोलते हुए उसने दिया को कंधों से पकड़ते हुए खड़ा किया। सुमित्रा की आवाज सुनकर दिया अपने होश में आई। उसने सुमित्रा की तरफ देखा जो परेशानी से उसे ही देख रही थी। आरशी और अभिमान को भी माया के दिया को थप्पड़ मारने की उम्मीद नहीं थी। आरशी ने एक नज़र माया को देखा जो बिना किसी भाव के सुमित्रा और दिया को देख रही थी और फिर अपने कदम दिया की तरफ बढ़ाते हुए वो फिक्र भरी आवाज में बोली, दिया बेटे तुम ठीक तो हो ना? अभी उसने इतना ही बोला था तभी सुमित्रा ने अपना एक हाथ दिखा उसे वहीं रोक दिया। आरशी के कदम उनसे कुछ दूरी पर आकर ठहर गए। आरशी नम आंखों से सुमित्रा को देख रही थी जो गुस्से से लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। सुमित्रा तेज आवाज में बोली, वाह आरशी तुम भी कितनी कमाल की एक्ट्रेस हो। पहले अपनी बेटी से कहकर मेरी बेटी को थप्पड़ मरवाया और अब फिक्र करने का ड्रामा कर रही हो। आज जो तुम सबने किया है ना वो तुम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। भूलो मत अभी भी ये बिजनेस वीरेन जी के नाम है और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लाडली बेटी ने उनकी बेटी के साथ क्या किया है तो वो तुम सबका क्या हाल करेंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बोलते हुए उसने गुस्से से माया की तरफ देखा जिसके फेस पर उसकी बात सुनकर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे और यही बात सुमित्रा के गुस्से को बढ़ा रही थी। सुमित्रा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, कितनी बेशर्म हो ना माया तुम। पहले हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अपनी ही बहन के होने वाले पति पर अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठी हो और अब हॉस्पिटल से आते ही दिया पर बेवजह हाथ उठा दिया। तुम इतनी गिरी हुई होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। अभी के अभी दिया और मुझसे माफी मांगो वरना हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बोलते हुए वो लाल आंखों से माया को देख रही थी। माया बोरियत से सुमित्रा को देख रही थी। उसने उबासी लेते हुए कहा, बड़ी माँ आपके भी मेरी तरह कानपुर में हड़ताल है क्या जो आपको आपकी प्यारी बेटी और मेरी प्यारी सबसे अच्छी दियादी की बात सुनाई नहीं दी? अभी कुछ देर पहले ही इन्होंने कहा था ना कि मेरे पास माइंड नहीं है और जिनके पास माइंड नहीं होता है वे पागल होते हैं, राइट? दैट्स शीट। पागल इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी को भी थप्पड़ मार सकता है। और इतना बोल वो एकदम से चुप हो गई और उसने सर टेढ़ा कर वही टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट में फ्रूट्स के बीच में रखे नाइफ को देखा। अचानक ही माया के होंठों पर क्रीपी स्माइल आ गई। माया के बीच में रुक जाने से सब उसकी तरफ देखने लगे और माया को नाइफ की तरफ देखता देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दिया की आंखों में खौफ समा गया। उसने जल्दी से सुमित्रा की साड़ी के पल्लू का एक कोना पकड़ लिया और डरी हुई नजरों से माया को देखने लगी जो अब उसे देख अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। दिया धीरे से बोली, मॉम चलिए यहाँ से वरना पता नहीं ये पागल लड़की क्या करेगी। इसे बाद में देखते हैं और इससे माफी भी बाद में मंगवा लेंगे, अभी चलिए प्लीज। बोलते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने भीगी पलकों से सुमित्रा की तरफ देखा। सुमित्रा ने हल्का सा सर घुमा दिया को देखा और उसे रिलैक्स करते हुए बोली, रिलैक्स दिया, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकती है, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसने अब कुछ किया तो मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी। दिया ने जल्दी से अपना सरना में हिला दिया और एक नज़र माया को देखकर बोली, नो मॉम अभी चलिए यहाँ से, हम बाद में देख लेंगे इसे। बोलते हुए उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ रूम में ले गई।
सुमित्रा ने जाते हुए सर घुमाकर उन तीनों को देखा और अभिमान और आरशी को एक डेंजर लुक देकर वापस सामने देखकर चलने लगी। आरशी ने अपना सर झुका लिया और अभिमान ने सुमित्रा से अपनी नजरें फेर ली। वे दोनों माँ बेटी अपने रूम में चली गई और उसके बाद अभिमान माया के पास आते हुए बोले, माया बेटा ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से तुम्हें होश आया है तब से तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? पहले तो तुमने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया तो फिर आज क्यों तुमने दिया पर अपना हाथ उठा दिया? बेटा वो तुमसे बड़ी है और सबसे बड़ी बात वो इस घर के हेड की बेटी है। तुम्हें पता है ना हम बिजनेस पार्टनर जरूर है पर अभी हमारे नाम पर कुछ नहीं है। अगर वीरेन भाई साहब ने हमसे नाराज होकर हम सबको यहाँ से निकाल दिया तो हम सब कहाँ जाएंगे? तभी माया बीच में बोली, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। आपके नाम पर कुछ हो या ना हो लीगली आप भी इस घर के बेटे हैं और उस हिसाब से आधी प्रॉपर्टी आपकी है। अगर वीरेन अंकल आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं देते हैं तो आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं एंड आई श्योर लंदन का लॉ इतना स्ट्रॉन्ग तो है जो आपको आपका हक दिला सके। और रही बात दिया को थप्पड़ मारने की तो पहले शुरुआत उन्होंने की थी और जब कोई शुरुआत करता है तो उसे खत्म माया करती है। बेशक बड़ी है वो मुझसे पर मेरी इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं है। किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं, फिर चाहे वो यहाँ का हेड हो या उस हेड की बेटी, ये बात कोई मैटर नहीं करती। इस बार सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगर अगली बार उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो ऐसी हालत करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। बोलते हुए माया ने अभिमान की तरफ देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। माया की लॉ वाली बात सुनकर अभिमान और आरशी दोनों एकदम से हैरान रह गए थे। माया जिसे पहले लंदन के कानून के बारे में तो छोड़ो अपने घर के रूल्स के बारे में भी नहीं पता था, वो आज प्रॉपर्टी का लीगली हक उन्हें बता रही थी। माया पिछले कुछ सालों से पढ़ाई में एकदम कमजोर हो चुकी थी। वो पिछले 2 सालों से एक ही क्लास में पढ़ाई कर रही थी। उसके टीचर्स का भी कई बार घर पर फोन आ चुका था और इस बार क्लियर ही कह दिया था कि अगर माया इस बार पास नहीं हुई तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। माया बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी जो उसे अभिमान जी जबरदस्ती करा रहे थे। वे नहीं चाहते थे माया पीछे रह जाए और खुद पर डिपेंड न रहकर इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए वे उसे बिजनेस का कोर्स करा रहे थे। पर माया पीछे 2 सालों से उसके सेकंड ईयर में लगातार फेल हो रही थी। वो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। माया ने कुछ पल उन दोनों को देखा और उनके फेस पर हैरानी के भाव देखकर उसने धीरे से अपना सरना में हिला दिया और ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक माया के कदम पहली सीढ़ी पर ही रुक गए। उसने सर घुमा आरशी की तरफ देखा और अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मॉम आपको अपना सर किसी के सामने भी झुकाने की जरूरत नहीं है। जो गुनाह करता है उसका सर झुका हुआ होता है और आरशी खुराना ने कोई गुनाह नहीं किया है जो सबके सामने अपना सर झुकाए। आपका सर गॉड के अलावा और कहीं नहीं झुकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बोलकर वो बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चली गई। आरशी और अभिमान ने एकदम से सर उठा जाती हुई माया को देखा और अचानक ही अभिमान के फेस पर प्राउड वाली स्माइल आ गई और आरशी के होंठों पर बड़ी सी स्माइल जो एकदम से प्योर थी। आरशी धीरे से बोली, हमारी बेटी लौट आई है अभिमान जी। हमारी 4 साल पहले वाली माया जो किसी के प्यार में पागल नहीं थी, जिसकी लाइफ में कोई अंगद नाम का शख्स नहीं था। बोलते हुए उसकी नजरें माया के रूम के बंद डोर को देख रही थी। आरशी की बात सुनकर अभिमान जी ने एकदम से उसकी तरफ देखा और अचानक ही उनकी आंख से एक कतरा आंसू का बहगालों पर लुढ़क आया। एपिसोड 8। आरशी धीरे से बोली, हमारी बेटी लौट आई है अभिमान जी। हमारी 4 साल पहले वाली माया जो किसी के प्यार में पागल नहीं थी, जिसकी लाइफ में कोई अंगद नाम का शख्स नहीं था। बोलते हुए उसकी नजरें माया के रूम के बंद डोर को देख रही थी। आरशी की बात सुनकर अभिमान जी ने एकदम से उसकी तरफ देखा और अचानक ही उनकी आंख से एक कतरा आंसू का बहगालों पर लुढ़क आया। अभिमान जी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी आरशी ने अभिमान की तरफ देखा और उसकी नजरें सीधा अभिमान के गाल पर ठहरी आंसू की बूंद पर चली गई। आरशी परेशानी से बोली, अभिमान जी क्या हुआ आपको? आप रो रहे हैं? तभी अभिमान जी बीच में बोले, नहीं आरशी जी मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। पिछले 4 सालों से मैं जिस माया को देखना चाहता था वो माया अब हमारे सामने आई है, बस इसलिए ही ये आंसू बहाया। बोलते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए और माया के रूम की तरफ देखने लगे। आरशी ने भी मुस्कुराते हुए माया के रूम की तरफ देखा और अचानक ही वे दोनों साथ में बोले, हमारी माया। बोलते हुए उनकी आंखें नम और होंठों पर बड़ी सी स्माइल थी। इधर माया अपने रूम में आई। उसका रूम 2nd फ्लोर के कोने वाला रूम था। माया अजीब नजरों से पूरे रूम को देख रही थी।
जिसकी सारी वॉल्स पर फोटो लगी हुई थी। सामने की वॉल पर भी एक बड़ी सी फोटो लगी थी जिसने ऑलमोस्ट सारी वॉल को कवर किया हुआ था। वो सारी फोटो एक ही शख्स की थी और वो शख्स अगद था। तभी माया की नज़रें बेड पर बिछी बेडशीट पर पड़ी। बेडशीट को देखते ही माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। बेडशीट पर भी अगद की पेंटिंग बनाई हुई थी। वो धीरे से खुद में बोली, क्या ये लड़की पागल थी? एक लड़के के चक्कर में कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? ये उसका प्यार नहीं, उसका ऑब्सेशन था। काश ये ऑब्सेशन इस लड़के के लिए न होकर अपने वक्त के लिए होता तो आज ये सब नहीं होता। बोलते हुए उसकी नज़रें अगद की फोटो को देख रही थी। माया अजीब नज़रों से अगद को देख रही थी। माया कुछ सोच रही थी, तभी उसने एकदम से अपना सर झटका और वॉल्स पर लगी सारी फोटो को एक एक कर उतारने लगी। कुछ ही देर में उसने सारी फोटो और बेडशीट को उतार डस्टबिन में डाल दिया। माया अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, मिस्टर व्हाटएवर, मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह ही एक डस्टबिन में है, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं करते हो तुम। बोलते हुए उसने एक नज़र डस्टबिन में पड़ी फोटो को देखा और फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद माया वॉशरूम से बाहर आई। उसने बाथरोब पहना था। उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था। वो अभी शावर लेकर आई थी, उसे रात में शावर लेने की आदत थी। वो सीधा क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद वो रेड कलर की नाइटी पहने बाहर आई। उसके हाथ में लैपटॉप था। उसने हॉस्पिटल में ही अभिमान से कहकर लैपटॉप मंगवा लिया था। अभिमान जी ने माया के पहले के सारे कपड़े चेंज करवा दिए थे और उनकी जगह नॉर्मल लड़कियों के कपड़े रखवा दिए थे। माया जो पहले ड्रेस पहनती थी वो नॉर्मल लड़कियां नहीं पहन सकती थी। माया लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई। वो लैपटॉप में कुछ कर रही थी। उसकी सुंदर पतली उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। कुछ देर बाद ने सर उठा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा जिसमें कुछ बिल्डिंग शो हो रही थी। ये सारी बिल्डिंग्स लंदन की ही थी जो कि खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आती थी। माया एक एक कर सारी बिल्डिंग्स देख रही थी। वे सारी बिल्डिंग्स 6 से 7 थी। तभी अचानक माया के सामने एक बिल्डिंग आई जो कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का काम पिछले 1 साल से रुका हुआ था और वो बहुत कमजोर हालत में थी। माया गौर से उस बिल्डिंग को देख रही थी। उसने उस बिल्डिंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। वो बिल्डिंग अभिमान जी की खुद की थी जो उनके अकेले की कमाई से शुरू की गई थी, पर उस बिल्डिंग को बनाने में बहुत खर्चा होने लगा था। अभिमान जी का बिजनेस वीरेन के साथ पार्टनरशिप में था, जिस वजह से वीरेन ने अभिमान को ज़्यादा पैसे नहीं दिए और अभिमान ने ज़्यादा जिद नहीं की। उनके दिल में वीरेन के लिए इज्जत और प्यार था और उसी इज्जत प्यार ने अभिमान को उनका हक मांगने से रोक रखा था। वीरेन के हाथ में सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस वजह से अभिमान को हमेशा पैसों के लिए वीरेन पर डिपेंड रहना पड़ता था। अभिमान जी काम करने में अपना 100% देते थे, पर उन्हें फाइनेंशियली 10% का हिस्सा भी नहीं मिलता था। सारा बिजनेस सब कुछ वीरेन के नाम था और वीरेन को अच्छे से पता था अभिमान की मेहनत को अपने काम में कैसे लेना है। वो अभिमान के हार्ड वर्क को खुद के फायदे के लिए यूज़ कर रहा था। वीरेन नहीं चाहता था कि अभिमान उससे अलग होकर बिजनेस करे, क्योंकि वीरेन को अच्छे से पता था कि आज उसके पास जितना भी बिजनेस एम्पायर है वो सिर्फ और सिर्फ अभिमान की बदौलत था। अगर अभिमान ने बिजनेस से अपने हाथ पीछे ले लिए तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। माया बिल्डिंग की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी। अचानक ही उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। वो सीधी बैठी और लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए बोला, कल यहीं से शुरुआत होगी आर्शिमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की, जिस पर सिर्फ मेरे मॉम का डैड का हक होगा। बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, मॉम डैड। बोलकर उसने अपना सर झटका और खुद में बोली, मेरे नहीं पर माया के मॉम डैड तो है ना, और अभी माया में हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरे मॉम डैड हुए। बोलते हुए उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, जिसके बारे में उसे खुद पता नहीं चला। मिशा के माँ बाप जब वो 4 साल की थी तभी उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। मिशा को उसके माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं था। वो 4 साल की थी तब, और 4 साल के उम्र के बच्चे की मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो वक्त के साथ मिटती जाती है, और ऐसा ही मिशा के साथ हुआ। वो जब 20 साल की हुई तब तक उसके दिमाग से उसके माँ बाप का चेहरा भी निकल चुका था। उसे याद नहीं था कि उसके मॉम डैड कैसे दिखते हैं, और नहीं उसे ये जानने में कोई इंटरेस्ट था। मिशा ने बचपन से खुद को अकेला संभाला था और अकेली होने की वजह से उसके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। वो एकदम हार्टलेस हो चुकी थी। बिना प्यार के जब कोई इंसान बड़ा होता है तो उसका हार्टलेस होना नेचुरल था। ऐसा ही मिशा के साथ हुआ, पर अब यहाँ आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे। आर्शी और अभिमान के साथ उसे अटैचमेंट फील हो रही थी जो पहले उसे किसी के साथ नहीं हुई थी।
माया ने कुछ देर लैपटॉप पर काम किया और उसके बाद वो लैपटॉप बंद करके सो गई। उसे लंदन के बारे में पहले से पता था और जो कुछ उसे नहीं पता था वो अब उसने पता कर लिया। इधर दिया के रूम में दिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मिरर में खुद को देख रही थी। उसकी नज़रें अपने लेफ्ट गाल पर टिकी हुई थी जिस पर माया की उंगलियों के निशान अभी भी छपे हुए थे। तभी सुमित्रा अपने हाथ में एक बाउल और टॉवल पकड़े रूम के अंदर आई। उसने दिया की तरफ देखा जो मिरर में खुद के गाल को बुरी तरह घूर रही थी। सुमित्रा दिया के पास आए और अपने हाथ में पकड़े बाउल को टेबल पर रखते हुए बोली, दिया ऐसे घूरने से कुछ नहीं होने वाला है। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो बदले में तुम भी उसके गाल पर 4-5 थप्पड़ लगा सकती थी, पर तुम तो डरकर यहाँ रूम में आकर बैठ गई। सीरियसली तुमने आज जो किया है ना वो मेरी बेटी नहीं कर सकती है। मेरा खून होकर तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? बोलते हुए सुमित्रा गुस्से से दिया के गाल को बर्फ से सेक रही थी। आउच मॉम, क्या कर रहे हो? मुझे पेन हो रहा है और आप ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छे से करो, परसों मेरी एंगेजमेंट है और मैं ये गाल लेकर सबके सामने नहीं जा सकती हूँ, दिया ने दर्द में करहाते हुए कहा। ये सुनते ही सुमित्रा जो अब तक उसके गाल पर गुस्से से बर्फ रब कर रही थी, वो आराम से करने लगी। दिया ने मिरर से सुमित्रा को देखा और बोली, मॉम अब क्या बोल रही थी? मुझे उस माया को 4-5 थप्पड़ मारने चाहिए थे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैंने उससे 2-4 बातें कही तभी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मैं उसे थप्पड़ मारती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। अभी तो सिर्फ गाल लाल किया है, उस पागल लड़की का क्या पता बाद में वो मुझे अर्थी पर ही सुला देती। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। वैसे भी अभी मेरी रिस्क लेने वाली एज नहीं है। आपकी एज हो चुकी है तो आप बेशक से रिस्क ले सकती है। अगर आप चाहो तो उस माया को अब थप्पड़ मार सकते हो। मैं न सही तो आप मार लो उसे थप्पड़। ये सुनते ही सुमित्रा के हाथ रुक गए। उसके दिमाग में माया का कुछ देर पहले का बिहेव याद आने लगा। माया का दिया को थप्पड़ मारना और उसके बाद उस चाकू को देखना। ये सब याद आते ही सुमित्रा एकदम से हड़बड़ा गई। उसने घूरकर दिया को देखा और गुस्से से बोली, ये सब क्या बोल रही हो तुम? और तुम्हें मैं कहाँ से बुढ़ी नजर आ रही हूँ जिसकी उम्र हो गई है? मैं अभी भी जवान हूँ और खूबसूरत भी समझी तुम। एंड रही उस माया को थप्पड़ मारने की बात तो परसों भरी महफिल में उसे थप्पड़ मारकर मैं अपनी बेइज्जती और तुम्हारे थप्पड़ का बदला ले लूंगी। वैसे भी वो लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकेगी और सबसे बड़ी बात वहाँ अंगद भी होगा और अंगद के सामने तो वो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं सकती है। अब बस परसों का इंतजार है। बोलते हुए उसके फेस पर गंदी सी स्माइल आ गई। दिया और सुमित्रा दोनों ही अपने मन में माया की इंसल्ट का इमेजिन करके जोर से हंसने लगी। इस वक्त वे दोनों ही पागलों की तरह लग रही थी। अगली सुबह 5 बजे माया सुबह जल्दी ही उठ चुकी थी। वो रेडी होकर नीचे आई। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और मुंह पर कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तक कोई नहीं उठा था। पूरा लिविंग हॉल खाली था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। माया ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर घर से बाहर निकल गई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसको रीड करते हुए वो चल रही थी। माया पार्किंग एरिया में आए और एक कार में बैठ वहां से निकल गई। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।